नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और देश को आज़ादी दिलाई। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। वहीं आपको बताया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मौत थी आज भी रहस्य का विषय बनी हुई है, जहां पर भारतीय सम्राट सुभाष सेना लगातार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दबी हुई फाइलों को उजागर करने की बात केंद्र सरकार से कहता आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि आज भी राजधानी के मुंशी पुलिया साहू पैलेस में भारतीय सम्राट सुभाष सेना ने एक बैठक की और धरने प्रदर्शन करने की सरकार को चेतावनी दी। वहीं बताया कि अगर केंद्र सरकार उनकी दबी हुई फाइलों को और उनकी जो मृत्यु हुई थी उसकी पुष्टि नहीं करता है तो सुभाष सेना धरना देगा और अमर अनशन पर बैठेगा। यहाँ हमारे संवाददाता ने बात की और जाना कि प्रमुख मांगे क्या है। इनके अध्यक्ष राजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि किस तरह से सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई और अभी तक उनकी जांच की जो फाइलें आई थी उसे केंद्र सरकार ने उजागर नहीं किया। देखिए विशेष बाहर निकल के बाद आए हैं सब लोग ज़्यादा जग में भारत देश महान, जिसमें बंगला शुभ स्थान। जग में भारत देश महान, जिसमें बंगला शुभ स्थान। जिसको जाने सकल जहान, हर हर महादेव बोलो। जिसको जाने सकल जहान, हर हर महादेव बोलो। ओम जय जय श्री सुभाष, हर हर महादेव बोलो। ओम जय जय श्री सुभाष, हर हर महादेव बोलो। जो गाया था जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, तो उनका सम्मान करने के लिए उनके उसमें तो उन्होंने खुश होकर इसको राष्ट्र द्विवेदी है और मैं ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आशिक भी हूँ, स्वर्गीय कृष्णदास द्विवेदी का पुत्र हूँ। और आज मेरे कार्यक्रम का उद्देश्य है हमारी आज ये भारतीय सम्राट सुभाष सेना प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक हुई है और इसमें अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। अहम निर्णय लिए जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है हमारे जो देश हित में है और नेताजी के सम्मान की सबसे बड़ी बात है। तो हम आगे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो हमें पुनः ज्ञापन देना है और पूरे प्रदेश में चारों तरफ मीटिंगें करनी है और 21 अक्टूबर को हम लोग आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं बलरामपुर। और जो हमारी रिमाइंडर देना है हमको सरकार को वो ये है 14 अगस्त 1947 की मध्य रात में जो हमारे भारत को आज़ादी मिली, जिसे हमारे देश की जनता ने अपने आप को आज़ाद समझा, उसे ट्रांसफ़र ऑफ पावर डूबिंग स्टेट उपनिवेशिक राज्य की है, जिससे हमें देश को आज़ादी मिली। और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, एडमिना
और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में जो एग्रीमेंट हुए 911 समझौते, वो कौन कौन से समझौते हैं, किस प्रकार की हमारे देश की जनता को आज़ादी है और इस देश की आज़ादी में इस देश की जनता के वो कौन कौन से अधिकार हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी घोषित किया गया है उसको भी साथ में उजागर हो जाएगा। दूसरी मांग ये है कि भाई मनुष्य एक बार मरता है, एक बार पैदा होता है और इस देश में सुभाष चंद्र बोस 10 बार मर चुके हैं और बार बार उन्हीं के लिए जांच आयोग गठित कर दिया जाता है, जबकि इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 16 सितंबर 1966 को ताशकंद समझौते में जहर दे के मार दिए गए, जिसपे पर्दा डाल दिया गया, पोस्टमार्टम तक नहीं उनका कराया गया, उनकी आज तक जांच नहीं कराई गई, सब छिपा लिया गया। ये सबको मालूम है कि ताशकंद समझौते में क्यों उन्हें मारा गया, क्योंकि नेताजी की उनकी वहाँ मुलाकात हुई थी, इसलिए उसे मारा गया और छिपाया गया। तो ये जांचें बार बार होती रहीं। तीसरा जांच आयोग माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने जो गठित कराया, जिसे जस्टिस मुखर्जी आयोग के नाम से जाना गया, और उसमें इन्होंने 5 बिंदु रखे थे जांच के लिए। नंबर 1, क्या नेताजी जीवित है या मर गए। नंबर 2, जापान के रेनकोजी मंदिर में रखी हुई अस्थियां क्या नेताजी की है। नंबर 3, क्या नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। नंबर 4, यदि नेताजी की मृत्यु किसी अन्य कारण से कहीं और हुई थी तो कहाँ, और यदि नेताजी जीवित है तो कहाँ। इन 5 बिंदुओं की जांच शुरू हुई, तब तक भाजपा की सरकार चली गई और यूपीए सरकार आई। उस यूपीए सरकार में जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी ने कितनी बार प्रयास किए, लेकिन इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज देने से इनकार कर दिए और इस तरह से आयोग मारा घूमता रहा, तमाम देशों में गया और 14 नवंबर 2005 को 563 पन्नों की रिपोर्ट आयोग ने यूपीए सरकार के सर्वोच्च पटल पर रखी और यूपीए सरकार ने यह कहकर आयोग की रिपोर्ट को छिपा लिया कि यदि आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा तो पड़ोसी राष्ट्रों के संबंध खराब हो जाएंगे। तो हमारा मोदी जी से कहना है कि देश की जनता को देखते हुए या आप देश की जनता का अपनी तरफ आकर्षण करना चाहते थे आप लोग, इसलिए नेताजी का आयोग गठित किया। क्यों गठित किया था? आखिर आपने तो गठित किया था, कांग्रेस ने छिपाया। तो कांग्रेस तो इस देश के लिए जहर है। कांग्रेस ने हमारे देश के साथ, इस देश की जनता के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की कि वो अक्षम्य है, क्षमा करने के योग्य नहीं है। तो कांग्रेस को तो छिपाना जरूरी ही था कि हर आदमी अपना कलंक छिपाता है, इसलिए आयोग की रिपोर्ट उसने छिपा ली। लेकिन आज भाजपा की सरकार है, अब तो भाजपा सरकार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रकरण को प्रकाशित करना चाहिए और आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करवा देना चाहिए। तो कम से कम इस कांग्रेस ने जो इतना गंदा काम किया है इस देश की जनता के साथ और देश के साथ, वो आज जनमानस में फैल जाए, जिसे लोग जान सकें। और इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए कांग्रेस दौड़ी घूम रही है। हालांकि मोदी जी ने काफ़ी सहयोग किया है, लेकिन ऐसे मौके पर कि तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, आप जो भी कुछ कर सकते हो, तो नेताजी को न्याय मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर नेताजी। ये तो 2014 से 2020 तक के अब गवर्नमेंट आ गई बीजेपी की, इस बीच में आपने कोई दबाव बनाया? वो गवर्नमेंट को हमने उनको कई बार ज्ञापन दिए हैं, जैसे ज्ञापन दे चुके हैं हम। अच्छा, 24 को भी ज्ञापन दिया है हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा। 7 साल का कार्यकाल। हाँ, तो अभी इनको ज्ञापन दे चुके हैं, अभी फिर उनको मांग कर रहे हैं। तो पहले हमने सोचा था हम आमरण करेंगे, लेकिन अभी तक हमने नहीं किया। अब हम 7 साल हो गए ना, 7 साल हो गए बीजेपी गवर्नमेंट बने हुए। हाँ, अभी तक इन्होंने, हाँ, आपने अपनी तरफ से क्या प्रयास किया, ये हम जानना चाहते हैं। कई बार यहाँ से जंतर मंतर में गए, वहाँ से भी आवाज़ दिया, उसके बाद इनको ज्ञापन भी दिया। 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं हम और तीसरी बार यहाँ कार्यक्रम रखा है। अब हम ये जब ये नहीं सुन रहे हैं
तो हम अब ये नुक्कड़ सभाएँ करेंगे, प्रदेश में हम जन जागरण करेंगे, मीटिंगें करेंगे। उसके बाद में यहाँ से दिल्ली तक हमारी पदयात्रा होगी और वहाँ जा कर के हमारा धरना प्रदर्शन होगा। और नेताजी के न्याय दिलाने के लिए जो भी करना पड़ेगा ये भारतीय सम्राट सुभाष सेना वो करेगी। ये आपका संगठन कितने राज्य और कितने जिलों में सक्रिय है, आपका जो संगठन है? अभी संगठन हमारा नेताजी ने हम लोगों को आदेश दिया, जिस पर भरोसा किया जाता उसी को भार सौंपा जाता है। तो अब हम लोगों को आगे किया उन्होंने कि भाई ये हमें न्याय नहीं मिलता है। हम लोग रोए उनके सामने कि सरकार हमें अवसर दिया जाए। तो जब उन्होंने हमें अवसर दिया है, अब हम लोग जुटे हैं और इस काम को जल्द से कितने जल्द। जिलों में आपका ये जो संगठन है ये सक्रिय? अभी 2016 में रजिस्ट्रेशन कराया गया था। पहले तो किसी ने जाना नहीं, पहले बहुत समय से कर रहे हैं। हम लोग के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है। हमारे अत्याचार की सरकार में हुआ था। हाँ, इतना अत्याचार हुआ है। अत्याचार कौन सी सरकार में हुआ था? बीजेपी की सरकार। एक बार बीजेपी की सरकार थी जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने जब मुख्यमंत्री थे तभी तो मिलिट्री फार्ड नंबर 6 पर इन्होंने भारतीय सुभाष सेना के नाम से उस समय संगठन चल रहा था। तो हमारे आज़ाद हिंद फौज का झंडा भी जलाया गया, वहाँ लाठीचार्ज किया गया हम लोगों के ऊपर, बहुत कुछ झेला हम लोगों ने। अरे भी और भी तो बताइए। बताया तो सीतापुर में मिलिट्री फार्म की बात बता दिया है। तो मिलिट्री फार्ड नंबर 6 में हमने आपको बता दिया ना। ये बारे में जानना चाह रहा हूँ। हमारे प्रदेश के और देश के तमाम मोटर मालिक, ऑपरेटर वो सब ध्वस्त हो गए। इतनी लूट मारी हुई, इतना परेशान किया गया ऑपरेटरों के, जगह जगह पर उनको मतलब एक एक गाड़ियों पर लाखों रुपए लिए गए। आज बस जहाँ तक जितना कुछ हो रहा हो, बहुत अत्याचार हो रहा है। जहाँ जहाँ पाते वहाँ चालान कर देते हैं। इस समय देखो जगह जगह पुलिस खड़ी है, वो कोई काम नहीं करती है। पता चला क्या लगी 1500 की मोटरसाइकिल और 15,000 का चालान कर रही है। कहीं जहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ ये परेशान किया जाता है। उधर गल्ला, हमारे सरकार का रेट कुछ और है। आज 1500 रुपये कुंटल गेहूँ हमारा देहात की जनता खरीदा जा रहा है। 1000 रुपये में धान खरीदा जा रहा है। ये सरकार ये नहीं सोचती कि जब तुम्हारा 1800 रुपये का रेट है तो सीधे जनता को 1800 रुपये क्यों नहीं रेट मिलता है? उसे ऊपर से आप ये कहते हैं मैंने इसे खुली छूट दे दी है कि चाहे जा अपना माल बेचे। अरे इसको पूरे विश्व की किसी गुप्तचर एजेंसी ने, भारत सरकार ने आज तक मृतक प्रमाण पत्र नहीं जारी कर पाया, सिद्ध नहीं कर पाया कि नेताजी खत्म हो गए हैं। तो आपने कैसे कह दिया थे? मैं कैसे आपके प्रश्न का जवाब दूं? ब्रिटिश सरकार थी, एक हरदोई जनपद में एक नहर है जी। ये सरकार क्या काम करती? कहती मैं किसान की दूनी आमदनी कर दूंगा। हमारे क्षेत्र में एक नहर जिसे सादा नहर खैर शहजानपुर नाम से जाना जाता है, उस नहर में मैंने बैठ करके 3 बार अवलोकन किया। 2003 में जब मायावती की सरकार थी, विधानसभा में यहाँ 11 दिन का किया। आज तक के सरकार, सारी सरकारें विफल रही। किसी ने कमालपुर रजबहा, सवाईपुर रजबहा, बरवन रजबहा, इन तीनों टेलों तक रजबाहों में पानी आज तक ही नहीं पहुँचा पाए। और हमारे योगी जी कहते हैं विकास की बात कर रहे हैं। ये भाई कैसा विकास है? आप पानी नहीं दे सकते तो और क्या दे सकते हैं? आपकी झूठी है कोरी कल्पनाएं, जनता को आप पकड़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। और सारी जनता, मैं खुद किसान हूँ, हमने आज तक सरकार कोई सूखा राहत की मैं एक चेक नहीं जानता हूँ। बचपन से मैं आपको बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको मैं युग पुरुष के रूप में देखता हूँ, और जहाँ तक मैंने इस पढ़ा, संगठन में आपका क्या पद है? मैं सुभाष सेना में मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को मानने वाला हूँ। जी जी। और जहाँ भी सुभाष सेना कार्यक्रम करे या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा नेताजी के लिए, मैं वहाँ पहुँचता थे, उनका दर्शन करते थे। और रोटी बाबा जो है वहाँ पर जो है रोटी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में रह रहे थे। बात है 1980 की, बात 1980 की आती है। तो हम लोग भी वहाँ पर गए थे और हम लोग वहाँ पर गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाने के लिए। टाटमरी स्वामी मेरे गुरु थे, तो एक दिन पहले से जो है ये कार्यक्रम शुरू हो गया। और जब 23 जनवरी 80 आई तो रोटी बाबा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में माला पहना, फूलमाला पहना। और वहाँ पर CID भी मौजूद था। तो उनके सामने लोगों से आप मौजूद थे वहाँ पे? हाँ नहीं, हम सरस्वती जिले के रहने वाले। हाँ, तो 23 जनवरी को जो है वहाँ पर जो है पहाड़ी CID मौजूद था। जब नेताजी सुभाष चंद्र, जब रोटी बाबा ने कहा कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस हूँ, तो वहाँ पर पहाड़ी CID था। उसके बाद में नेताजी की आंखों में आंसू आ गए। और रोटी बाबा ने कहा, नेताजी ने कहा कि क्यों तुम पाड़े? तो
जब नेताजी के आंखों में आंसू आ गए तो पाड़े के आंसू, पाड़े जो CID मौजूद था उसकी आंखों में आंसू। जब भारतीय सम्राट सुभाष चंद्र, मैं आर्मी से रिटायरमेंट, मैं अपनी भारत सरकार से जो इस वक्त वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो स्कीम बनाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी इस जंगल राज में पूरे भारतवर्ष के अंदर पूरा जंगल राज हो चुका है, तो बेटी कहाँ से सुरक्षित है? बेटी जब अपने घर से बाहर निकलती है तो बेटी बोलती है अपने पिताजी से, माँ से कि पापा मैं बाहर जा रही हूँ, तो बाप कहता है बेटी जल्दी आना, इस जंगल राज में सुरक्षित नहीं हो, पता नहीं तुम वापस आओ या ना आओ। तो ये मोदी जी की स्कीम फेल हो चुकी। दूसरा, बेटी पढ़ाओ, बेटी को कहाँ से पढ़ाएंगे? बड़े मुश्किल से नॉर्मल परिवार के लोग जो हैं अपनी बेटियों को, बच्चियों को हाई स्कूल इंटर तक शिक्षा दे देते हैं। उसके बाद आगे की जो शिक्षा है उन माँ बाप के पास उतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को आगे की डिग्री करा सके। तो इतनी शिक्षा महंगी होने के बावजूद अब माँ बाप अपने बच्चों को कहाँ से शिक्षा देंगे, तो बेटी को कहाँ से पढ़ाएंगे? तो दूसरा, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 51,000 रुपया बेटी को पढ़ाने के लिए उनके घर वालों को दूंगा, और ये स्कीम शायद लागू होने वाली है या लागू हो गई है। लेकिन ये पैसा उन्हीं के पास जाएगा जो भाजपा के लगुआ भगुआ नेता हैं, उनके अंके चमचे हैं, उन्हीं के संबंधित लोगों के परिवार में 51,000 रुपया जाएगा। किसी आम जनता के बेटियों के पास पैसा नहीं जाएगा। ये बोलते ज़्यादा हैं और काम कम करते हैं। ग्राउंड में इनका काम कुछ नहीं है, सिर्फ बोलने का ही इनका काम है। नीरज यादव, भारतीय सम्राट सुभाष सेना का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का संगठन मंत्री और प्रचार मंत्री भी किसी ज़माने में था, संगठन मंत्री या सदस्य समझिए। भारतीय सम्राट सुभाष सेना नेताजी के जो है पग चिन्हों, उनके बताए रास्तों पर चलने के लिए बनाई गई। अवतार प्रसाद श्रीवास्तव, भारतीय सम्राट सुभाष सेना। मेरा ये कहना है कि इस वर्तमान समय में ये हमारे हिंदुस्तान की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार श्रमिक विरोधी है, और ये किसान विरोधी है, और ये हर तरह से बुनकरों की और ये तमाम इंडस्ट्रियल एरिया ट्रांसपोर्ट की विरोधी है। ये जो भी आदेश कर रही है, जो भी कार्रवाई कर रही है, ये हमारे सब ट्रांसपोर्टर्स के अगेंस्ट कर रही है। एक एक ट्रांसपोर्टर जो है उससे वसूली हो रही है, उसके ट्रक नहीं चल रहे हैं, उसके व्हीकल्स नहीं चल रहे हैं, उसकी तमाम तरीके की उसकी दुश्वारियाँ हो रही है। पुलिस उसको परेशान कर रही है, लेकिन इनका कहीं नहीं। आज सबसे बड़ी चीज़ है हमारे उत्तर प्रदेश में कि हर जगह बलात्कार, व्यभिचार बहुत ज़बरदस्त फैलता चला जा रहा है। रोज़ एक बेटियों का बलात्कार हो रहा है, एक कांड छोड़ो दूसरा कांड आ जाता है, लेकिन ले दे करके इसको पुलिस प्रशासन इसको रफा दफा करने में लगी हुई है। अभी देखिए कितना बड़ा कांड हो गया है हाथरस में। हाथरस की अभी इंक्वायरी ही चल रही है, कोई सॉलिड कार्रवाई नहीं हो रही है, और अब वो CBI को सपोर्ट करने जा रहे हैं। CBI भी क्या करेगी? अभी देखिए रिया कांड जो हुआ था, अभी सुशांत मर्डर वाला कांड जो हुआ था, उसमें भी प्रिया चक्रवर्ती वाला, हाँ प्रिया चक्रवर्ती, सिया चक्रवर्ती वाला, उसमें भी जो लीपापोती हो रही है। आज तो